स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, आज से लगभग 10 साल पहले यूएस प्रेसिडेंट बराक ओबामा इंडिया में पहली बार स्टेट विजिट पर आए थे। उस समय उन्होंने इंडियन पार्लियामेंट के सामने खड़े होकर ये कहा था कि वो उस दिन की ओर बहुत बेसब्री से देखते हैं जब इंडिया एक रिफॉर्म्ड यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर होगा। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था जब किसी अमेरिकन प्रेसिडेंट ने इंडिया की इस लॉन्ग स्टैंडिंग विश के लिए अपना सपोर्ट पब्लिकली अनाउंस किया था। उसके बाद के सालों में ऑस्ट्रेलिया से लेकर फ्रांस तक कई स्ट्रॉन्ग डेवलप्ड कंट्रीज ने इंडिया की डिमांड को खुलकर इंडोर्स किया है। हालांकि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान इस सब्जेक्ट पर कोई सिग्निफिकेंट डिस्कशन नहीं हुआ, लेकिन यूएस के करंट प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने फॉर्मर प्रेसिडेंट बराक ओबामा के स्टैंड को एक बार फिर से पूरी दुनिया के सामने रखा। अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में प्रेसिडेंट बाइडेन ने यह साफ साफ मेंशन किया था कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया की इस परमानेंट मेंबरशिप की बिड को एग्रेसिवली पुश करेगी। खैर, आज इलेक्शंस जीतने के बाद वो इस बिड में इंडिया को कितना सपोर्ट करते हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन दोस्तों, इस बात में तो कोई दो राय नहीं है कि यूएनएससी की परमानेंट सीट का मुद्दा इंडिया के लिए हमेशा से ही एक क्रिटिकल क्वेश्चन रहा है। पिछले कई सालों से इंडिया अपने इस हक को एक्टिवली दुनिया के आगे रखता आया है। पिछले कुछ दशकों की ग्रोथ के साथ इंडिया ने वो सभी पैरामीटर्स अचीव किए हैं जो इंडिया को इस परमानेंट पोजीशन के लिए एकदम सूटेबल मेंबर बनाता है। लेकिन उसके बावजूद आज तक इंडिया के इस बिड को स्वीकारा नहीं गया है। तो यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या ऐसा सच में मुमकिन है? क्या इंडिया सच में आने वाले कुछ सालों में यूएनएससी का एक परमानेंट हिस्सा बन सकता है? वो कौन से चैलेंजेस हैं जो अब तक इस पॉसिबिलिटी को हैम्पर करते आए हैं? आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि ये वीडियो यूपीएससी मेंस एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है। यूएनएससी से जुड़े हुए सवाल यूपीएससी मेंस के GS2 में पूछे जा सकते हैं, इसीलिए इससे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन हम आपसे वीडियो के अंत में पूछेंगे, लेकिन वो सारी बातें बाद में। फिलहाल के लिए हम अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, इंडिया की यूएन मेंबरशिप की कहानी भी उतनी ही पुरानी है जितना कि यूएन खुद। ये तो हम जानते हैं कि यूएन का जन्म वर्ल्ड वॉर 2 के बाद 1945 में दुनिया में पीस और स्टेबिलिटी कायम करने के लिए हुआ। इंडिया इस बॉडी के 51 ओरिजिनल फाउंडिंग मेंबर्स में शामिल था। इंडिया का यूएनएससी के साथ पहला मेजर एंगेजमेंट 1948 में कश्मीर इशू को लेकर हुआ, जब पाकिस्तान बैक्ड ट्राइबल फोर्सेस ने इंडिया पर अटैक किया। एक फेवरेबल आउटकम की होप को लेकर इंडियन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने इस मैटर को यूएनएससी को रेफर किया, लेकिन यूएन ने इसको पाकिस्तान की ओर से हुए एक वन साइडेड इन्वेजन के बजाय दो देशों के बायलैटरल डिस्प्यूट की तरह ट्रीट किया। इंडियन पॉलिटिकल कम्युनिटी को यूएन के इस रिस्पॉन्स से अनएक्सपेक्टेड डिसअपॉइंटमेंट हाथ लगा। इससे इंडियन कम्युनिटी को ये सीख मिली कि यूएनएससी एक प्योरली पॉलिटिकल बॉडी है और इसकी मेंबर्स द्वारा लिए गए डिसीजंस उनके खुद के नेशनल इंटरेस्ट पर बेस्ड होते हैं, ना कि किसी केस के मेरिट्स या डिमेरिट्स के बेसिस पर। और इसी के साथ इंडिया और यूएन की एक ट्रिकी पॉलिटिकल जर्नी की शुरुआत हुई। कहा जाता है कि इसी ने आगे चलकर यूएनएससी में इंडिया की परमानेंट सीट को इफेक्ट किया। कई एक्सपर्ट्स कहते हैं कि 1950 में यूएस ने इंडिया को सीक्रेटली यह बता दिया था कि यूएनएससी में ताइवान को जल्द ही रिप्लेस किया जा सकता है, और इसी के चलते ये सीट इंडिया को भी ऑफर की गई थी। लेकिन इंडियन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने इसको लेने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि ये सीट मेनलैंड चाइना यानी कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को ही दी जानी चाहिए। कहा जाता है कि यही प्रपोजल उनको 1955 में सोवियत रशिया ने भी दिया था, लेकिन पीएम नेहरू का मानना था कि उनका एलाई चाइना अपने वास्ट साइज और एशिया में उसके इमर्जिंग रोल के चलते वही डिजर्व करता है। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इंडिया ने इस पोजीशन को उस समय की कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स की वजह से डिक्लाइन किया, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1955 में लोकसभा में अपनी एक स्पीच में इन सभी क्लेम्स को डिनाई किया था। उनका कहना था कि इंडिया को इस तरह का कोई भी ऑफर नहीं दिया गया था। सिक्योरिटी काउंसिल का कॉम्पोजिशन यूएन चार्टर के अनुसार तय किया गया है, जिसके तहत कुछ स्पेसिफिक कंट्रीज को ही परमानेंट मेंबर्स का दर्जा दिया गया है, और यूएन चार्टर को अमेंड किए बिना यूएनएससी के कॉम्पोजिशन में कोई भी बदलाव नहीं किया जा सकता है। और इंडिया को इस सीट का ऑफर दिया जाना या इंडिया का उस ऑफर को डिनाई करने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। बस फिर क्या था, जल्द ही यूएनएससी की परमानेंट सीट पर ताइवान को चाइना के द्वारा रिप्लेस कर दिया गया। वो दिन था और आज का दिन है। उन 5 सीट्स पर बसी 5 पावर्स आज तक यूं ही विराजमान हैं। इंडिया की पॉलिटिकल कम्युनिटी सालों से पीएम नेहरू के उस डिनायल को इंडिया का एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक ब्लंडर बताती आई है। खैर, आज उस बात को
कई दशक बीत चुके हैं। आजादी के 75 सालों बाद इंडिया ग्लोबल पॉलिटिक्स में एक मेजर पावर की तरह निखर रहा है। आज इंडिया एक राइजिंग ग्लोबल पावर है और दुनिया की कई पावर्स इस चीज को ओपनली रिकॉग्नाइज करते हैं कि आज इन ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस को रिफॉर्म करने में इंडिया का क्लेम एकदम लेजिटमेट है। और हो भी क्यों ना, पिछले कुछ दशकों में इंडिया ने अपनी इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर को एक अलग मुकाम पर पहुंचाया है। इंडिया पिछले 7 दशकों में यूएनएससी में 8 बार नॉन परमानेंट मेंबर के रूप में इलेक्ट हुआ है। आज तक इंडिया यूएन के पीस कीपिंग मिशंस में किसी भी P5 नेशन से 2 गुना ज्यादा ट्रूप्स वॉर जोन पर डिप्लॉय कर चुका है। इंडिया वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट ट्रूप कंट्रीब्यूटिंग कंट्री है। इंडिया के लगभग 2 लाख ट्रूप्स यूएन के 71 में से 49 पीस कीपिंग मिशंस में सर्व कर चुके हैं। इतना ही नहीं, इंडिया विश्व की एकमात्र ऐसी कंट्री है जिसने 2007 में लाइबेरिया में अपनी एक ऑल विमेन कॉन्टिंजेंट डिप्लॉयड की। अब तक यूएन पीस कीपर्स के तौर पर काम करते हुए लगभग 160 इंडियन मिलिट्री पर्सनल्स अपनी लाइफ्स को सैक्रिफाइस कर चुके हैं। इंडिया की इंट्रिंसिक वैल्यू की बात की जाए तो इंडिया वर्ल्ड की 2nd लार्जेस्ट पॉपुलेशन के साथ वर्ल्ड की सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करती है। इंडियन डेमोक्रेसी एक लॉन्ग स्टैंडिंग डेमोक्रेसी है जिसने हमेशा रूल ऑफ लॉ, जस्टिस एंड इक्वालिटी के प्रिंसिपल्स पर खुद की फाउंडेशंस बिल्ड की है। ग्लोबल लेवल पर इंडिया ने हमेशा सोवेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और एक रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर के प्रिंसिपल को सपोर्ट किया है। इसी के साथ इंडिया वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट डाइवर्स कंट्रीज में से एक है जहां दुनिया के हर रिलीजन को फलने फूलने का बराबर हक दिया जाता है। साथ ही ये इंडिया वर्ल्ड की वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में से एक है। इंडिया की सॉफ्ट पावर के चर्चे दुनिया भर में मशहूर है। इंडियन डायस्पोरा वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड, सक्सेसफुल और प्रॉस्परस डायस्पोरा में गिनी जाती है। इसके अलावा अगर इंडिया के बढ़ते जियोपॉलिटिकल फुटप्रिंट्स की बात करें तो 1998 में इंडिया एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट का स्टेटस भी एक्वायर कर चुका है और इंडिया की ये न्यूक्लियर पावर उसको एग्जिस्टिंग P5 न्यूक्लियर पावर्ड स्टेट्स की तरह यूएनएससी का एक नेचुरल क्लेमेंट बनाती हैं। साथ ही इंडिया MTCR और वासेनार एग्रीमेंट जैसे न्यूक्लियर एक्सपोर्ट कंट्रोल रेजिम्स का भी हिस्सा है। इसके अलावा नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी और कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी को लेकर इंडिया का स्टैंड इंडिया की इंडिपेंडेंट पॉलिसी और किसी भी तरह के डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट एक्ट करने की एबिलिटी को दर्शाता है। इंडिया ग्लोबल पॉलिटिक्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक्स, कल्चर, एनर्जी, साइंस और टेक्नोलॉजी जैसे की फील्ड्स में अपने फुटप्रिंट्स हमेशा एक्सपैंड करता आया है। इसके अलावा इंडिया काफी लंबे समय से 3rd वर्ल्ड कंट्रीज के अनडिस्प्यूटेड लीडर के तौर पर देखा गया है, चाहे फिर वो नॉन अलाइंड मूवमेंट के दौरान 3rd वर्ल्ड को लीड करके उनकी इंडिपेंडेंस और सेल्फ डिटर्मिनेशन के राइट्स के लिए लड़ने की बात हो या फिर आज WTO जैसे प्लेटफॉर्म्स पर 3rd वर्ल्ड के अगेंस्ट हो रहे डिस्क्रिमिनेशन को हाईलाइट करके उससे लड़ने की बात हो। इंडिया ने अपना ये रोल हर बार बखूबी निभाया है। इतना ही नहीं, कोविड-19 और यूक्रेन वॉर जैसी क्राइसिस के दौरान इंडिया ने आगे बढ़कर न जाने कितनी डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज को वैक्सीन्स, मेडिकल और फूड सप्लाईज मुफ्त में प्रोवाइड कराई हैं। दोस्तों, यहाँ ये बात तो साफ है कि इंडिया का यूएनएससी मेंबर बनने का टाइम आ चुका है। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि 1950 से लेकर आज तक इंडिया ने डेवलपमेंट की एक लंबी जर्नी को तय किया है। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर इंडिया की पोजीशन में भी लैंडमार्क शिफ्ट्स देखने को मिले हैं, लेकिन सिक्योरिटी काउंसिल का स्ट्रक्चर आज भी उसी मोड पर फ्रीज्ड है जिसको वर्ल्ड वॉर 2 के बाद विक्टोरियस अलाइज के द्वारा सेट किया गया था। इंडिया के फॉर्मर यूएन रिप्रेजेंटेटिव डॉक्टर अकबरुद्दीन सैयद की लैंग्वेज में कहें तो आज दुनिया की जियोपॉलिटिकल, स्ट्रैटेजिक और इकोनॉमिक रियलिटीज बहुत ज्यादा बदल चुकी हैं। आज जहां जियोपॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स का फलक्रम इंडो पैसिफिक की तरफ शिफ्ट हो रहा है, ऐसे में यूएनएससी में इनफ एशियन, अफ्रीकन और लैटिन अमेरिकन रिप्रेजेंटेशन न होना उसकी रेलेवेंस को लेकर सवाल खड़े करता है। लेकिन ये बॉडी आईफोन्स की एरा का टाइपराइटर बनकर रह गई है। दूसरे शब्दों में कहें तो ये करंट वर्ल्ड ऑर्डर की रियलिटीज को रिप्रेजेंट नहीं करता है और इसीलिए इस बॉडी में बदलाव बहुत जरूरी है। लेकिन दोस्तों, इंडिया के ये सभी अकम्पलिशमेंट्स उसकी परमानेंट मेंबरशिप के लिए काफी नहीं है, क्योंकि ये केवल तभी मुमकिन है जब यूएन के परमानेंट मेंबर्स यानी P5 कंट्रीज यूएनएससी को रिफॉर्म करने के लिए राजी हों। लेकिन इस डायरेक्शन में लिए गए प्रीवियस एफर्ट्स का फेलियर हमें यही बताता है कि यूएन को रिफॉर्म करना इतना आसान नहीं है। और हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, आइए देखते हैं। दोस्तों, जब से यूएन का जन्म हुआ तब से हर 8 से 10 साल बाद उसमें रिफॉर्म्स की बात उठती आई है। उदाहरण के लिए कोल्ड वॉर एरा में रिफॉर्म एजेंडा पीस कीपिंग और डिसआर्ममेंट पर फोकस था,
उसके बाद जब डीकोलोनाइजेशन की वेव शुरू हुई तब रिफॉर्म एजेंडा यूएनएससी की न्यू मेंबरशिप पर शिफ्ट हो गया। पोस्ट कोल्ड वॉर एरा में ये फोकस सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ह्यूमन सिक्योरिटी और ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन जैसे इश्यूज पर किया जाने लगा। लेकिन इन सब रिफॉर्म्स के रिजल्ट्स कभी ज्यादा इफेक्टिव साबित नहीं हुए, जिससे ये पता चलता है कि यूएन शुरुआत से ही रिफॉर्म्स को लेकर रेजिस्टेंट रहा है। इसके पीछे कुछ पावर्स के नैरो पॉलिटिकल इंटरेस्ट के साथ साथ यूएन के चार्टर की टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटीज मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं। रीजनल और सब रीजनल पावर्स के बीच इस चीज को लेकर हमेशा एक टसल चलती रहती है कि दुनिया के इतने जियोग्राफिकली और कल्चरली डाइवर्स रीजन्स को आखिर कौन अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकता है। उदाहरण के लिए G4 मेंबर्स यानी इंडिया, जर्मनी, जापान और ब्राजील का कैंडिडेचर उनके नेबर्स या हिस्टोरिक राइवल्स के अलावा चैलेंज किया जाता है, जैसे कि पाकिस्तान इंडिया को सपोर्ट नहीं करता है और चाइना और साउथ कोरिया जापान को। दूसरी टसल यहां इस बात पर देखने को मिलती है कि परमानेंट सीट की एलिजिबिलिटी आखिर डिसाइड किस बेसिस पर की जाएगी। क्या वो डेमोक्रेटिक लिबरल वैल्यूज के बेस पर होगी या फिर किसी एस्पायरिंग कंट्री के साइज और इकोनॉमी के बेसिस पर? और आखिर ये क्राइटेरिया डिसाइड कौन करेगा? क्योंकि यूएन चार्टर तो इस बॉडी के एक्सपेंशन या नए मेंबर्स के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर एकदम चुप है। तो अगर यूएनएससी की पावर स्ट्रक्चर को बदलना है तो सबसे पहले यूएन चार्टर को अमेंड करना होगा। लेकिन यूएन चार्टर के आर्टिकल 108 और 109 P5 मेंबर्स को चार्टर या फिर वीटो में किसी भी चेंज के ऊपर वीटो करने की पावर दे देते हैं। यानी कि अगर एक भी P5 मेंबर इन अमेंडमेंट्स को वीटो कर देता है तो वो अमेंडमेंट पास नहीं होगा। इस चीज को हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। दोस्तों, हाल ही में यूक्रेन क्राइसिस के दौरान यूएस ने एक रेजोल्यूशन स्पॉन्सर किया जहां ये कहा गया था कि P5 कंट्रीज को अपनी वीटो को एक्सप्लेन और जस्टिफाई करना होगा, वरना उनकी वीटो पावर उस केस में एप्लीकेबल नहीं होगी जहां पर इसको यूज किया गया है। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह है कि आखिर रशिया इस रेजोल्यूशन से एग्री क्यों करेगा, क्योंकि चार्टर में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है और यूएस खुद से चार्टर को चेंज नहीं कर सकता है। और अगर यूएस ऐसा करता है तो ये यूएन के लिए एक डेथ मूवमेंट साबित होगा। तो इन सभी फैक्टर्स के चलते यूएनएससी में रिफॉर्म्स बहुत मुश्किल हो जाते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श गुप्ता। स्वागत है आपका स्टडी IQ IAS में। मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि आज से कुछ साल पहले जब यूपीएससी एस्पिरेंट्स यूपीएससी की तैयारी करने के बारे में सोचते मात्र थे तो उनसे ज्यादा मानसिक तनाव उनके घर वालों को हो जाया करता था, क्योंकि यूपीएससी के तो मानो जैसे पर्यायवाची शब्द हो गए थे दिल्ली के करोल बाग और मुखर्जी नगर जैसे इलाके। महंगी फीस, कोचिंग में आने जाने का टाइम और घर से अलग रहने का मानसिक तनाव अलग। पर इस सब के बावजूद स्टूडेंट्स के पास कोई और ऑप्शन नहीं होता था। पर आज इन सारी समस्याओं का समाधान स्टडी IQ IAS ने ढूंढ निकाला है। 900+ आवर्स का लाइव कंटेंट, हैंड रिटन नोट्स, डेली करंट अफेयर्स का रिवीजन के लिए मटेरियल, 1-to-1 मेंटोरशिप, ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ 18,999 के डिस्काउंटेड प्राइस पे अगर आप AG लाइव कूपन कोड का यूज करते हैं। बैचेस की शुरुआत 11 जुलाई मॉर्निंग 8 AM से हो रही है। तो अब आप भी पूरे देश के एस्पिरेंट्स के साथ कहिए कि तैयारी हुई अफोर्डेबल स्टडी IQ के साथ। इस बैच से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको पिन कमेंट में मिल जाएंगे। बाकी सभी अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अक्सर यहाँ पे एक मॉडल ये सजेस्ट किया जाता है कि एग्जिस्टिंग P5 मेंबर्स के अलावा यूएनएससी में 5 परमानेंट सीट्स और बढ़ा दी जाएं और इन नई सीट्स पर G4 और साउथ अफ्रीका को परमानेंट मेंबर बना दिया जाए। ये फ्रेमवर्क डेवलपिंग और डेवलप्ड वर्ल्ड के बीच एक बैलेंस मेंटेन करने के साथ साथ इस बॉडी को बेहतर रीजनल रिप्रेजेंटेशन भी प्रोवाइड कर पाएगा। बता दें कि इन 10 परमानेंट मेंबर्स में से 9 मेंबर्स वर्ल्ड की 10 लार्जेस्ट इकोनॉमीज की लिस्ट में मौजूद हैं और उनमें से 8 मेंबर्स वर्ल्ड की 10 लार्जेस्ट डिफेंस बजट्स वाली कंट्रीज की लिस्ट में शामिल हैं। खैर, इसके अलावा 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स का रीजनल रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पर सिलेक्शन कंटिन्यू किया जा सकता है। कुछ समय पहले G4 मेंबर्स ने ये एग्री किया था कि अगर उनको परमानेंट मेंबरशिप दी जाती है तो वो वीटो के बिना भी कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे। लेकिन एक्सपर्ट्स के मुताबिक जब तक इन एडिशनल परमानेंट मेंबर्स को वीटो पावर नहीं दी जाएगी तब तक इन रिफॉर्म्स का कोई मतलब नहीं है। और P5 मेंबर्स अपनी इस पावर को बांटने के लिए कितना तैयार होंगे ये कहना बहुत मुश्किल है। आइडियल तौर पर तो वीटो पावर को एबॉलिश कर देना चाहिए, लेकिन बात घूम फिर कर वहीं आ जाती है कि P5 मेंबर्स कभी भी अपने इस पावरफुल वेपन को खत्म नहीं करना चाहेंगे जो उनको इतनी इमेंस पावर प्रोवाइड कराता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर G4 या G7 जैसी ग्रुपिंग से पड़ने वाले प्रेशर में
P5 कंट्रीज रिफॉर्म्स के लिए राजी भी हो जाएं, तब भी ज्यादा से ज्यादा इस बॉडी का एक्सपेंशन ही एक पॉसिबिलिटी है। वीटो का एबॉलिशन दूर दूर तक भी संभव नहीं दिखाई देता। तो भले ही यूएनएससी के रिफॉर्म और इंडिया की परमानेंट मेंबरशिप को यूनिवर्सल सपोर्ट हासिल हो, लेकिन इस बॉडी में तो चेंज तब तक मुमकिन नहीं है जब तक हर एक P5 कंट्री उसको सपोर्ट ना करे, और तब तक ये बॉडी इन P5 मेंबर्स के पावर इंटरेस्ट को सपोर्ट कर रही है, तब तक वो रिफॉर्म्स को पुश करने की जरूरत शायद ही कभी समझें। लेकिन जैसा कि यूएन के फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल कोफी अन्नान ने कहा, या तो आज यूएन को खुद को रिफॉर्म करना होगा, वरना वो अपने अस्तित्व को पूरी तरह खतरे में डाल देगा। यहाँ एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि इसके बाद यूएन अपनी रेलेवेंस पूरी तरह खो दे और बाकी कंट्रीज उन लाइक माइंडेड ग्लोबल और रीजनल ग्रुपिंग्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे जो इक्वालिटी और कंसेंसस के प्रिंसिपल पर काम करे। लेकिन अगर उनको इफेक्टिव बनाना है तो उसके लिए ये भी जरूरी है कि नई ग्रुपिंग्स को इंडिया जैसी रिस्पॉन्सिबल इमर्जिंग पावर्स ही लीड करें। तो दोस्तों, ये था एक डिस्कशन जहां पे हमने कोशिश करी है समझने की कि भारत के परमानेंट मेंबरशिप को लेके यूएनएससी में किन रिफॉर्म्स की जरूरत है और इसकी संभावनाएं किस हद तक हैं। आपका क्या ओपिनियन है इस पूरे मुद्दे को लेके कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जैसा कि हमने वीडियो के पहले भाग में डिस्कशन किया कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस को लेके काफी ज्यादा है, और इसीलिए एक सवाल हम आपके लिए छोड़ के जा रहे हैं जिसे आप कमेंट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। एंड द क्वेश्चन इज, डिस्कस हाउ इंडिया हैज इमर्ज्ड आउट एज अ नेचुरल क्लेमेंट टू बिड for the permanent seat at the United Nations Security Council in 21st century. And with this question, my friends, that's it for the video. I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।